In the past few weeks, Indian students have been witnessing a sharp rise in rejection of student visa permits by the Canadian government. Reports suggest that the student visa permit rejections have spiked to almost 60% in the past few days. Now, rejection. हेलो, मेरा नाम है विवेक और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेरी रिफ्यूजल से पीपीआर जर्नी तक के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरी पीपीआर टाइमलाइन के बारे में। मैंने 31 अक्टूबर को अपने सबसे पहली फाइल लगाई थी जो कि मेरी रिफ्यूज हुई थी 2 दिसंबर को, और मैंने सेकंड फाइल अप्लाई की थी 15 दिसंबर को और मेरी पीपीआर आई थी 5 जनवरी को। तो अब बात करते हैं कि जब आपकी रिफ्यूज़ल आए तो आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए और उसके बाद क्या आप ऐसा कर सकते हो कि आपकी फाइल इम्प्रूव हो और आपकी पीपीआर आ जाए। तो सबसे पहले स्टेप पे आते हैं और सबसे पहला स्टेप है डोंट पैनिक। हाँ यार, मुझे पता है कि जब मेरी भी रिफ्यूज़ल आई थी तो मैं काफ़ी पैनिक हो गया था इस बात को लेके कि अब क्या होगा, या मेरा वीज़ा कभी आ भी पाएगा या नहीं आ पाएगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना आपने। मैं भी काफ़ी होपलेस हो गया था और यही सोचता था कि कनाडा बहुत बुरा है और इनका जो फाइलिंग स्ट्रक्चर है ये किसी को भी रिफ्यूज़ कर देते हैं। इवन काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स के केस में जिनके 12th में 90% रहे हैं मार्क्स और बैचलर्स है, एक्सपीरियंस है, उन तक की फाइल रिजेक्ट हो जाती है। पर इसमें आपको होपलेस बिल्कुल नहीं होना। आपने अपनी फाइल को दोबारा से देखना है और पैनिक बिल्कुल नहीं करना। तो दूसरा पॉइंट है रिव्यू योर फाइल। हमें अपनी फाइल का रिव्यू एक बार दोबारा से करना है क्योंकि हमें नहीं पता हमारे एजेंट ने क्या डॉक्यूमेंट्स हमारी फाइल में लगाए हैं, किस ऑर्डर में लगाए हैं और किस तरह से लगाए हैं, क्योंकि फाइल की जो प्रेजेंटेशन होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इम्पॉर्टेंट टू आवर डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहला जो आपने काम करना है वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए थे उन्हें दोबारा से देखना है और ये उनमें ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है कि क्या कोई कमी रह गई है आपके एंड से डॉक्यूमेंट अपलोड करने में या फिर आपके एजेंट के एंड से, और आपको वो सॉर्ट आउट करके सबसे पहले तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर करना है। तो अगला पॉइंट है रीचेक योर डॉक्यूमेंट्स। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा से रीचेक करने हैं और उनमें ये देखना है कि क्या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो आपकी फाइल में नहीं लगना चाहिए था, फिर भी आपने या आपके एजेंट ने वो डॉक्यूमेंट उस फाइल में लगा दिया और इवेंचुअली जिसकी वजह से आपको रिफ्यूजल आया है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपकी फाइल में अपलोड हुए थे जब आपने फाइल लगाई थी कनाडा के लिए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, लीगल हैं और अच्छी तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं या नहीं किए गए। तो अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिव्यू योर एसओपी। तो एसओपी हमारी कनाडा की फाइल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो हम जाने अनजाने में कहीं ना कहीं उसमें कमी छोड़ देते हैं जिसकी वजह से हमारा रिफ्यूजल आता है। तो आपने अपनी एसओपी अच्छे से देखनी है और उसमें एरर फाइंड करने की कोशिश करनी है कि क्या वो एसओपी और बेटर हो सकती थी, क्या वो एसओपी एक राइट वे में लिखी गई थी और क्या वो एसओपी और अच्छी लिखी जा सकती है। तो आपने अपनी एसओपी को दोबारा से रिव्यू करना है और उसको देखना है कि इस एसओपी में क्या ऐसा रह गया जो मैं ऐड कर सकता था, और जब आप रीफाइलिंग करेंगे तो आप देखोगे कि आपकी एसओपी पिछली एसओपी से काफ़ी अच्छी होगी। तो यार अगला पॉइंट है चेक योर प्रीवियस एजुकेशन बैकग्राउंड एंड इट्स मार्क्स। तो यार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन चुका है कनाडा के वीज़ा सक्सेस और रिजेक्शन के केस में, क्योंकि आपके लो एकेडमिक्स है इस वजह से भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। और अगर आपने बैचलर्स की है और आपके बैचलर्स में भी 60% मार्क्स हैं या उससे कम मार्क्स है तो भी ये केस लो एकेडमिक्स का है। तो लो एकेडमिक्स को इम्प्रूव करने के लिए आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं और एक अच्छे कंसल्टेंट से भी बात कर सकते हैं कि इस केस में आप क्या करें। मेरे एक्सपीरियंस और मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके 12th में कम मार्क्स हैं, लाइक 55% से कम मार्क्स हैं और आपके मेन सब्जेक्ट्स में भी काफ़ी कम मार्क्स हैं, तो आप इंडिया में ही बैचलर एक ऑप्शन चूज कर सकते हो और उसके बाद बैचलर्स में एक अच्छा स्कोर करके आप कनाडा की तरफ जा सकते हो। और अगर आपका बैचलर्स में कम मार्क्स है तो आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, सर्टिफिकेशन ले सकते हो और जो आपको कोर्स लेना है उसकी अच्छे से सर्टिफिकेशन और एक्सपीरियंस लेके आप अप्लाई कर सकते हो और श्योरली आपका वीज़ा आ जाएगा। लास्ट पॉइंट में मैं बताता हूँ कि मेरा वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ था। मेरे सारे पॉइंट्स अच्छे थे, बस एक पॉइंट और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है एसओपी, वो मेरी काफ़ी बुरी थी और मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मेरी एसओपी में कमी रह गई है जिसकी वजह से मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। मेरी प्रीवियस एसओपी और जो इस बार जो मैंने फाइलिंग की थी एसओपी के साथ, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था।
और काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से मेरी नई एसओपी लिखी गई थी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उसकी रिगार्डिंग भी एक वीडियो बनाऊं कि एसओपी कैसे लिखी जाती है, और अगर आप खुद से लिखने की सोच रहे हो तो क्या क्या पॉइंट्स आपको कवर करने हैं और क्या आपकी एसओपी कैसी दिखनी चाहिए, उसमें क्या पॉइंट्स कवर होने चाहिए, और उसका एक फॉर्मेट जो फॉलो करते हैं हर एजेंट, वो भी मेरे पास पड़ा है। क्योंकि मैंने भी एसओपी जब रीफाइलिंग की थी तो अपने एक प्रोफेशनल राइटर से लिखाई थी, और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगर आप इसमें कमेंट करते हो कि प्लीज शेयर योर एसओपी विद अस। तो यार इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इससे एक लाइक करो, इसमें मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है और मैं चाहूँगा कि मैं और वीडियोस बना पाऊँ। और अगर आप एसओपी के रिगार्डिंग वीडियो चाहते हो तो कमेंट डाउन करो, और मैं पक्का नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कवर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।